आज की कहानी का शीर्षक है स्टीफन हॉकिंग। 8 जनवरी 1942 इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिना जाने वाला था। उसका नाम था स्टीफन विलियम हॉकिंग। संयोग की बात यह थी कि उनका जन्म महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली की मृत्यु के ठीक 300 वर्ष बाद हुआ। उनके पिता फ्रैंक हॉकिंग एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी थे और माता इसोबेल हॉकिंग पढ़ी लिखी तथा ज्ञानप्रिय महिला थी। घर में किताबों का विशेष महत्व था। भोजन के समय भी परिवार के सदस्य अक्सर किताबें पढ़ते रहते थे। ऐसे वातावरण ने बचपन से ही स्टीफन के मन में ज्ञान के प्रति गहरी रुचि पैदा कर दी। हालांकि बचपन में स्टीफन को कोई असाधारण छात्र नहीं माना जाता था। स्कूल में उनके अंक सामान्य आते थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा असाधारण थी। वे हर चीज के पीछे छिपे कारण को जानना चाहते थे। घड़ियां कैसे चलती हैं, तारे क्यों चमकते हैं, समय क्या है, ऐसे प्रश्न उनके मन में लगातार उठते रहते थे। स्टीफन की प्रारंभिक शिक्षा सेंट एल्बन्स स्कूल में हुई। वहां उनके मित्र उन्हें मजाक में आइंस्टीन कहकर बुलाते थे। ये नाम मजाक में दिया गया था, लेकिन बाद में वही लड़का वास्तव में आधुनिक युग का आइंस्टीन कहलाने लगा। उन्हें गणित से विशेष प्रेम था। उनका सपना था कि वे गणितज्ञ बने, लेकिन जिस कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया वहां गणित का अलग विभाग नहीं था, इसलिए उन्होंने भौतिकी को चुना। ये निर्णय आगे चलकर विज्ञान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। सन 1959 में केवल 17 वर्ष की आयु में स्टीफन ने इंग्लैंड के प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। शुरुआत में उन्हें विश्वविद्यालय का वातावरण थोड़ा अलग लगा। वे अपने अधिकांश सहपाठियों से छोटे थे, फिर भी उन्होंने धीरे धीरे अपनी पहचान बना ली। ऑक्सफोर्ड में वे घंटों तक ब्रह्मांड, तारों और अंतरिक्ष के रहस्यों पर सोचते रहते थे। उन्हें विशेष रूप से यह प्रश्न आकर्षित करता था कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। क्या समय का भी कोई आरंभ होता है? क्या ब्रह्मांड का अंत होगा? वे बहुत कम पढ़ाई करके भी उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर लेते थे। उनकी असली ताकत थी गहरी समझ और तार्किक सोच। वे कठिन से कठिन समस्याओं को सरल ढंग से समझ लेते थे। कॉलेज के दिनों में उन्हें नाव चलाने का भी शौक था। वे स्वयं नाव नहीं चलाते थे, बल्कि टीम के मार्गदर्शक की भूमिका निभाते थे। इससे उनकी मित्रों में अच्छी पहचान बनी। 1962 में उन्होंने भौतिकी में प्रथम श्रेणी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान में शोध करने का निर्णय लिया। उस समय यह विषय नया और चुनौतीपूर्ण माना जाता था। इसी उद्देश्य से उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए प्रवेश लिया। उन्हें लगा कि अब उनका जीवन वैज्ञानिक खोजों से भर जाएगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही महीनों बाद उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को पूरी तरह तोड़ सकता था। कैम्ब्रिज पहुंचने के कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया कि चलते समय उनका संतुलन बिगड़ने लगा है। कभी कभी वे बिना किसी कारण के गिर जाते थे। हाथों में भी कमजोरी महसूस होने लगी। शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य थकान समझा, लेकिन समस्या लगातार बढ़ती गई। आखिरकार डॉक्टरों ने कई जांचें की। जांच के परिणाम ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। स्टीफन हॉकिंग को एएलएस एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस नामक एक गंभीर और लाइलाज बीमारी थी। इस बीमारी में धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, जबकि व्यक्ति का मस्तिष्क सामान्य रूप से काम करता रहता है। डॉक्टरों ने अनुमान लगाया कि वे शायद केवल 2 या 3 वर्ष ही जीवित रह पाएंगे। सिर्फ 21 वर्ष की उम्र में किसी युवा को ये सुनना पड़े कि उसके जीवन के केवल कुछ वर्ष ही शेष हैं, ये किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा आघात हो सकता है। स्टीफन गहरे अवसाद में चले गए। उन्हें लगा कि अब उनके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। पीएचडी, शोध, विज्ञान, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह बीमारी उनके शरीर को तो कमजोर करेगी, पर उनके अद्भुत दिमाग को कभी नहीं हरा पाएगी। इसी दौरान उनकी मुलाकात जेन वाइल्ड से हुई। जेन एक बुद्धिमान, संवेदनशील और साहसी युवती थी। उन्होंने स्टीफन को केवल एक बीमार व्यक्ति के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक असाधारण प्रतिभा के रूप में पहचाना। जेन के विश्वास और प्रोत्साहन ने स्टीफन के जीवन में नई ऊर्जा भर दी। स्टीफन ने फिर से अपने शोध पर पूरा ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक जीवन है तब तक वे विज्ञान की सेवा करेंगे। बीमारी धीरे धीरे उनके शरीर को कमजोर कर रही थी, लेकिन उनका मस्तिष्क पहले से भी अधिक सक्रिय होता जा रहा था। 1965 में स्टीफन और जेन का विवाह हुआ। यह विवाह केवल 2 लोगों का साथ नहीं था, बल्कि आशा और साहस का प्रतीक बन गया।
दोनों जानते थे कि आने वाला जीवन आसान नहीं होगा, फिर भी उन्होंने हर कठिनाई का सामना साथ मिलकर करने का निश्चय किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्टीफन ने ब्रह्मांड विज्ञान पर शोध जारी रखा। उस समय वैज्ञानिकों के बीच ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। क्या ये हमेशा से मौजूद था या किसी समय इसका जन्म हुआ? स्टीफन ने प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोज के कार्यों का गहराई से अध्ययन किया। दोनों ने मिलकर ऐसे गणितीय सिद्धांत विकसित किए जिनसे ये संकेत मिला कि यदि आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत सही है, तो ब्रह्मांड की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई होगी, एक ऐसी अवस्था जहां घनत्व और गुरुत्वाकर्षण लगभग अनंत हो जाते हैं। यह विचार बाद में बिग बैंग सिद्धांत के समर्थन में एक महत्वपूर्ण आधार बना। उधर बीमारी लगातार बढ़ रही थी। पहले चलने में कठिनाई हुई, फिर उन्हें छड़ी का सहारा लेना पड़ा। कुछ वर्षों बाद वे व्हीलचेयर पर आ गए। हाथ पैरों की शक्ति कम होती जा रही थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास नहीं टूटा। उन्होंने कभी स्वयं को अपनी बीमारी से परिभाषित नहीं होने दिया। वे कहा करते थे, जब तक जीवन है तब तक आशा है। ये केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि उनके पूरे जीवन का दर्शन था। 1970 के दशक की शुरुआत में स्टीफन ने अपना ध्यान ब्लैक होल पर केंद्रित किया। उस समय अधिकांश वैज्ञानिक मानते थे कि ब्लैक होल केवल ऐसी वस्तुएं हैं जो हर चीज को अपने भीतर खींच लेती हैं और उनसे कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन स्टीफन ने क्वांटम भौतिकी और सामान्य सापेक्षता को मिलाकर एक ऐसा विचार प्रस्तुत किया जिसने पूरे वैज्ञानिक जगत को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं होते, वे अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इस विकिरण को बाद में हॉकिंग विकिरण कहा गया। ये खोज आधुनिक भौतिकी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। इससे ये संभावना सामने आई कि बहुत लंबे समय बाद ब्लैक होल धीरे धीरे अपना द्रव्यमान खोकर समाप्त भी हो सकते हैं। शुरुआत में कई वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत पर संदेह किया, लेकिन समय के साथ इसे आधुनिक सैद्धांतिक भौतिकी की सबसे प्रभावशाली अवधारणाओं में गिना जाने लगा। इसी अवधि में स्टीफन की ख्याति पूरी दुनिया में फैलने लगी। वैज्ञानिक सम्मेलनों में लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे। एक युवा वैज्ञानिक, जो व्हीलचेयर पर बैठा था और जिसका शरीर लगातार कमजोर हो रहा था, अपने विचारों से दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को चुनौती दे रहा था। यही वह समय था जब स्टीफन हॉकिंग केवल एक शोधकर्ता नहीं रहे, बल्कि आधुनिक विज्ञान के सबसे चमकते सितारों में शामिल हो गए। 1970 के दशक के अंत तक स्टीफन हॉकिंग दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में गिने जाने लगे थे। उनके ब्लैक होल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर किए गए शोध ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 1979 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लुकेशियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स नियुक्त किया गया। ये वही प्रतिष्ठित पद था जिस पर कभी महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन भी रह चुके थे। ये किसी भी वैज्ञानिक के लिए अत्यंत सम्मान की बात थी, लेकिन दूसरी ओर उनकी बीमारी लगातार बढ़ती जा रही थी। अब वे अपने हाथ पैर लगभग पूरी तरह खो चुके थे और दैनिक जीवन के अधिकांश कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए थे। 1985 में वे एक वैज्ञानिक सम्मेलन के लिए स्विट्जरलैंड गए। वहां उन्हें गंभीर निमोनिया हो गया। उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों को उनकी जान बचाने के लिए ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ी। इस ऑपरेशन ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन वे हमेशा के लिए अपनी बोलने की क्षमता खो बैठे। यह उनके जीवन का एक और बड़ा झटका था, लेकिन विज्ञान ने फिर उनका साथ दिया। एक अमेरिकी इंजीनियर ने उनके लिए विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार किया। बाद में उनकी व्हीलचेयर पर एक कंप्यूटर और स्पीच सिंथेसाइजर लगाया गया। स्टीफन अपने गाल की एक छोटी सी मांसपेशी को हिलाकर कंप्यूटर पर अक्षर चुनते थे। कंप्यूटर उन शब्दों को एक कृत्रिम आवाज में बोल देता था। यही रोबोट जैसी आवाज आगे चलकर पूरी दुनिया में स्टीफन हॉकिंग की पहचान बन गई। हालांकि वे एक मिनट में केवल कुछ ही शब्द बोल पाते थे, लेकिन उन्हीं शब्दों से वे ऐसे विचार व्यक्त करते थे जिन्होंने विज्ञान की दिशा बदल दी। 1988 में उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम प्रकाशित की। इस पुस्तक का उद्देश्य सामान्य लोगों को सरल भाषा में ये समझाना था कि ब्रह्मांड कैसे बना, समय क्या है, ब्लैक होल कैसे काम करते हैं और विज्ञान इन रहस्यों को कैसे समझता है। शुरुआत में प्रकाशकों को लगा कि इतनी कठिन विषय वाली पुस्तक शायद बहुत कम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ये पुस्तक दुनिया भर में करोड़ों प्रतियों में बिकी, अनेक भाषाओं में अनुवादित हुई और कई वर्षों तक बेस्टसेलर बनी रही। इस पुस्तक ने लाखों लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि जगाई। अब स्टीफन हॉकिंग केवल वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक नहीं रहे थे,
बल्कि आम जनता के भी प्रिय बन गए थे। उन्होंने दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए, वे टीवी कार्यक्रमों में दिखाई दिए और विज्ञान को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने कई लोकप्रिय कार्यक्रमों में भी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे नई पीढ़ी उन्हें और अधिक पसंद करने लगी। उनका हास्यबोध भी अद्भुत था। अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद वे अक्सर मजाक करते थे और लोगों को हंसाते थे। एक बार उन्होंने कहा, मेरी विकलांगता मेरे दिमाग को प्रभावित नहीं कर सकी। उनका ये कथन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। स्टीफन का मानना था कि इंसान को अपनी सीमाओं पर नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए। वे कहते थे, सितारों की ओर देखो, अपने पैरों की ओर नहीं। उनके व्याख्यानों में केवल विज्ञान ही नहीं होता था, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा भी होती थी। धीरे धीरे उन्हें दुनिया के अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान मिलने लगे। वे आधुनिक विज्ञान के सबसे लोकप्रिय चेहरों में शामिल हो गए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई पुरस्कार नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने करोड़ों लोगों को यह विश्वास दिलाया कि यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी इंसान को रोक नहीं सकती। स्टीफन हॉकिंग का शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उनका मस्तिष्क पहले की तरह तेज और सक्रिय था। वे व्हीलचेयर पर बैठकर कंप्यूटर की सहायता से शोध पत्र लिखते, व्याख्यान देते और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ नए विचारों पर चर्चा करते थे। उन्होंने ब्लैक होल, क्वांटम ग्रेविटी, बिग बैंग और ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसे विषयों पर लगातार काम किया। उनका एक सबसे बड़ा सपना था कि ऐसा सिद्धांत खोजा जाए जो प्रकृति की सभी मूलभूत शक्तियों को एक साथ समझा सके। इसे वे थियरी ऑफ एवरीथिंग कहते थे। हालांकि वे अपने जीवनकाल में इस सिद्धांत को पूरी तरह विकसित नहीं कर पाए, लेकिन उनके शोध ने भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए नई दिशाएं खोल दी। 1990 के दशक और 2000 के दशक में स्टीफन हॉकिंग विज्ञान के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक बन चुके थे। वे केवल विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आम लोगों के बीच भी विज्ञान को पहुंचाने का कार्य करते रहे। उन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, जिनमें द यूनिवर्स इन अ नटशेल, द ग्रैंड डिजाइन, ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्सेस तथा अपनी आत्मकथा माई ब्रीफ हिस्ट्री शामिल हैं। इन पुस्तकों ने जटिल वैज्ञानिक विषयों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। स्टीफन हॉकिंग नई तकनीकों के भी समर्थक थे। वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष अनुसंधान में गहरी रुचि रखते थे। उनका मानना था कि भविष्य में मानव जाति को पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों पर भी बसने की तैयारी करनी चाहिए, ताकि किसी वैश्विक आपदा की स्थिति में मानव सभ्यता सुरक्षित रह सके। वे जलवायु परिवर्तन, परमाणु हथियारों और अनियंत्रित तकनीकी विकास जैसे विषयों पर भी लोगों को सावधान करते थे। उनका विश्वास था कि विज्ञान का उपयोग हमेशा मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। अपने जीवन में उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां प्रदान की। वे विज्ञान के ऐसे प्रतीक बन गए जिनका सम्मान केवल वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया करती थी। 14 मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज स्थित अपने घर में स्टीफन हॉकिंग का निधन हो गया। उनकी मृत्यु की तारीख भी एक ऐतिहासिक संयोग थी। 14 मार्च महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्मदिन है। जिस प्रकार उनका जन्म गैलीलियो की मृत्यु के 300 वर्ष बाद हुआ था, उसी प्रकार उनका निधन आइंस्टीन के जन्मदिन पर हुआ। ये संयोग विज्ञान के इतिहास में अक्सर याद किया जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों, नेताओं और करोड़ों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में कई स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।